गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज 21 दिसंबर 2021। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, विजडम एजुकेशन सर्च करोगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन टेलीग्राम पर मैं जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको टिक करके दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। आप सभी लोग कोशिश करें इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देने का। सभी लोग अटेम्प्ट करें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एमएसएमई की जो नई परिभाषा है, आपको जैसा कि याद होगा कि 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की नई परिभाषा शुरू हुई थी। इस परिभाषा के तहत स्मॉल इंडस्ट्रीज किसे कहा जाएगा? आपके ऑप्शन ए है निवेश 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए और टर्नओवर 25 करोड़ से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी है कि निवेश 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी है कि निवेश 15 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 75 करोड़ से कम होना चाहिए। ऑप्शन डी है कि निवेश 20 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए। आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसको भी अटेम्प्ट करें। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा को 4.5% 4.5% तक लाने का टारगेट कब तक कर लिया? बजट 2021-2022 जब पढ़ोगे आप तो उसमें इसकी चर्चा किया गया। केंद्र सरकार ने केंद्र का जो राजस्व घाटा है उसको 4.5% और राज्य का जो राजस्व घाटा उसे 3.3% लाने का लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा। तो आपको ये बताना है कि 4.5% तक राजकोषीय घाटा हमें लाना है। इसका टारगेट कब तक का फिक्स किया गया है, उसका टाइम पीरियड क्या है? ऑप्शन है 2022-23, ऑप्शन बी है 23-24, ऑप्शन सी है 24-25 या ऑप्शन डी है 25-26, 2025-26 तक। अब देखो, ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हीरा कारोबारी जो है आईडीबीआई बैंक का 6,710 करोड़ रुपये चुका नहीं पाया। ये जो है रिसेंटली बैंकिंग इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा लोन डिफॉल्ट की घटना है। इससे पहले आप सभी को याद होगा कि नीरव मोदी का केस, पीएनबी घोटाला, 14,000 करोड़ रुपये का घोटाला, वो सबसे बड़ा घोटाला था। और उसका आधा लगभग 7,000 करोड़ का ये घोटाला, 6700 करोड़ का ये घोटाला, ये बैंकिंग इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला। अब देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि विलफुल डिफॉल्टर से बैंकिंग जगत परेशान, बैंकिंग सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है जिसका नाम है विलफुल डिफॉल्टर। मैं बैंक से लोन लेता हूँ, मैं पैसा लौटाने में सक्षम हूँ लेकिन मैं लौटाता नहीं हूँ, उसे कहा गया विलफुल डिफॉल्टर। जब एक डिफॉल्टर, एक कंपनी के पास पर्याप्त पैसा हो, कंपनी चाह के रिटर्न ना करती हो या कंपनी में रिटर्न करने का विल नहीं हो, रिटर्न नहीं करना चाहते हो, जानबूझ के रिटर्न नहीं करते हो, उसे कहा जाता है विलफुल डिफॉल्टर। लगभग 85,000 करोड़ रुपये बकाया है विलफुल डिफॉल्टर। 100 विलफुल डिफॉल्टर का 85,000 करोड़ रुपये भारत में बकाया। अब देखो, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? अगर मान लो ये कंडीशन आ गया तो अब क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले तो ये जानो कि एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत सारे लोगों को आप लोग अक्सर सुनते होंगे एनपीए। एनपीए क्या होता है? एनपीए ये होता है कि हमने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपये, मान लेते हैं, हमें 10,000 रुपये प्रत्येक महीना चुकाना है बैंक को। हम पहले महीना नहीं चुका पाए, दूसरे महीना भी नहीं चुका पाए और तीसरे महीना नहीं चुका पाए, 3 महीना नहीं चुकाते हैं, यानी 90 दिन तक जब हम लोन नहीं चुकाते हैं तो उसके बाद हम एनपीए के तहत आ जाते हैं। यानी एक कंपनी जब लोन लेती है और उसके बाद डायरेक्ट 90 दिन तक कंपनी कोई किस्त नहीं चुकाती है तो वैसे कंडीशन में उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। ये याद रखना, 90 दिन तक जब आप किस्त नहीं चुकाते हैं तब आपको एनपीए के तहत घोषित कर दिया जाता है। अब देखो, ऐसी कंडीशन के लिए, वर्तमान की जो कंडीशन है उसी कंडीशन को रोकने के लिए आईबीसी आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बीपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कब इंप्लीमेंट हुआ था भारत में? तो ये हुआ था 2016 में, एक्ट आया था 2016 में इंप्लीमेंट हुआ था।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत अगर कोई कंपनी पैसा चुकाने में सक्षम नहीं होती तो सबसे पहले उसे दिवालिया, डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। अब दिवालिया घोषित करने के बाद मुद्दा जाएगा एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मुद्दा जाएगा। और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेसिकली आईपी की नियुक्ति करती है। आईपी मतलब होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति करती है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करता है कि नॉर्मली जाकर के बात करता है किससे, तो जो प्रमोटर है कंपनी के, जो इन्वेस्टर है कंपनी को, उससे बात करता है। उसको बोलता है कि क्या आपको जो है पैसा वापस रिटर्न चाहिए, आप कंपनी खुद चलाना चाहते हैं, आप बैंक का पैसा हमें रिटर्न कर देंगे। अगर जो कंपनी के प्रमोटर हैं, जो कंपनी के इन्वेस्टर हैं, बोलते हैं कि नहीं ठीक है हम कंपनी चलाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आईपी का काम वहाँ समाप्त हो जाएगी। वो लोग कंपनी चलाएंगे और बैंक का पैसा धीरे धीरे रिटर्न करेंगे। दूसरा कंडीशन ये होता है कि वो कंपनी के जो प्रमोटर हैं, कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे पैसा रिटर्न चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आईपी क्या करती है, उस कंपनी को नीलाम करना शुरू करती है और नीलाम करने के बाद धीरे धीरे जो है सारा का सारा पैसा रिटर्न कर देती है, जितना हो सकता है उसको रिटर्न कर देती है। और यहीं से बेड बैंक का भी कॉन्सेप्ट आया था, राइट, यहीं से बेड बैंक का भी कॉन्सेप्ट आया था। तो ये बेसिकली काम है। अब याद रखना इसी के तहत जो एनसीएलटी है, एनसीएलएटी, दोनों का गठन आपको पता होना चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 में आया और इसी के तहत दोनों का गठन किया गया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत ही इस तरह के सारा मुद्दा को सॉल्व किया जाता है। और जब दो पार्टी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को मानने से मना कर देती है या उसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं होती है, तो ऐसे कंडीशन में मुद्दा जाता है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो ये सब बेसिक जानकारी है जो आपको ज्ञात होना चाहिए। आधार से जुड़ेगा मतदाता पहचान पत्र। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, अगर हम आधार को मतदाता पहचान पत्र से कनेक्ट करते हैं तो इसका लाभ क्या होगा। सबसे पहले तो ये जानो कि इसके लिए एक संसद में एक विधेयक आ चुका है और ये विधेयक जो है लोकसभा में पारित भी हो गया, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। इसका सबसे सकारात्मक पक्ष ये होगा कि आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने के पश्चात मतदाताओं का सत्यापन करना आसान हो जाएगा। फर्जी वोटर या जो वोटिंग का दोहरा होता है उसको कम हो जाएगा। जो हमारे यहाँ फर्जी वोटर की अच्छी खासी संख्या है उसका समाधान हो जाएगा। और जो एग्जैक्ट मतदाता है, आप एग्जैक्ट मतदाता हैं, आप अंगूठा लगाइएगा, सेंटर पे अंगूठा लगाइएगा, आपका इतिहास आ जाएगा कि हाँ भाई आप ही मतदाता हैं वो, और ऐसे कंडीशन में आप वोट दे सकते हैं। मतदान की नई प्रक्रिया जैसे रिमोट वोटिंग मतलब होता है वहाँ जहाँ पे वोटिंग की सुविधा ना हो या रिमोट क्षेत्र में हो। जैसे मान लेते हैं कारगिल का क्षेत्र है, जैसे मान लेते हैं अक्साई चीन का क्षेत्र है, वहाँ पे वोटिंग की सुविधा हो तो रिमोट एरिया में वोटिंग हो पाएगा, ई वोटिंग की सुविधा हो पाएगा या अन्य तरह की वोटिंग की सुविधा हो जाएगी इससे। तो कई सारी नई प्रक्रिया का जो है सृजन हो सकता है इससे, और मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि हो सकता है। सवाल ये होता है कि इसमें इशू क्या है। देखो एक ही इशू मुझे दिख रहा है और वो इशू है सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन था, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन था पुद्दुचेरीवाद 2017 में डिसीजन दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। पुद्दुचेरीवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। अब निजता का अधिकार अगर मौलिक अधिकार है तो ऐसे कंडीशन में आपके जो आधार का डाटा है वो भी आपका निजी डाटा है, उसे वोटर आईडी कार्ड से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, राइट। निजता का अगर मौलिक अधिकार है तो आपके वोटर आईडी से आपको आधार को नहीं जोड़ना चाहिए। निजता का अधिकार अगर है तो कहीं ना कहीं आपका जो आधार है, कल के डेट में आपके आधार का मिसयूज ना हो, इसको लेकर के भी सरकार को काम करनी चाहिए। तो ये कई सारे पर्सपेक्टिव हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार काम कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो बिल आया है उस बिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन का भी मान रखा गया होगा, और ये सारे जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान रखा गया होगा। हालांकि मैंने ये अभी तक बिल पढ़ा नहीं है।
सामाजिक कार्य पे कंपनियों ने खर्च किए 1 लाख करोड़ रुपए। देखो, भारत विश्व का पहला देश बन गया था जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया था। कंपनी एक्ट 2013 में आया, और कंपनी एक्ट 2013 में आया, उसी के तहत NCLT की स्थापना हुई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई, और उसी के तहत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का स्थापना हुआ था, उसका शुरुआत हुआ था, वो था CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कंपनी आप कमा रहे हैं, कमाइए, आप भारत में कमाना चाहते हैं, कमाइए, लेकिन आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, आपको समाज के लिए भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो इसी को लेकर के कंपनी एक्ट 2013 के तहत CSR की स्थापना किया गया था। और CSR का बेसिक प्रोविज़न क्या है कि वैसी कंपनी जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये से अधिक हो, या वैसी कंपनी जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये से अधिक हो, या वैसी कंपनी जिसका शुद्ध प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपये से अधिक हो, उसे औसतन 3 वर्षों में अपने शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना पड़ता होगा। मसलन आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में रिलायंस ने प्लांट लगाया था, ऑक्सीजन प्लांट लगाया था। वो कहाँ से लगाया था? तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही लगाया था। तो इसी के तहत अच्छी बात यह है कि इसी के तहत जो है सरकार ने कहा है कि पिछले वर्ष 1.09 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन बड़ी कंपनियों के द्वारा। मार्च तक देश के 54% घरों तक पहुंच जाएगा नल से जल। देखो, मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया जल की समस्या को लेकर के। चेन्नई में वाटर क्राइसिस की समस्या आई, और चेन्नई में वाटर क्राइसिस की समस्या को सॉल्व करने के लिए चेन्नई की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी MNC जो है, उन्होंने कहा है कि आप घर पे बैठ कर रख के काम कीजिए, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आधे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने कह दिया था पिछले वर्ष कि आप घर पे बैठ कर काम कीजिए। चेन्नई में पानी की समस्या के समाधान के लिए ट्रेन से पानी भेजा गया था, मालगाड़ी से पानी भेजा गया था। इसी तरह से शिमला में जो पानी की समस्या थी, उस समस्या से बचने के लिए शिमला के स्थानीय लोगों ने पर्यटक को बोला कि आप शिमला फिलहाल मत आइए। तो देश में पानी की समस्या काफ़ी व्याप्त है, और इसको लेकर के कई सारे रिपोर्ट आए हैं। रिपोर्ट में ये भी है, देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जो जनसंख्या है विश्व का लगभग 18% है, 17.5% है, और हमारे पास विश्व के जो स्वच्छ जल है, ताज़ा जल है, जो पीने वाला पानी है, उसका 4% है। तो 18% जनसंख्या के साथ हम अपनी विश्व के सिर्फ 4% जल हमारे पास मौजूद है, और विश्व की 18% भारत में जनसंख्या रहती है। तो विश्व की 18% जनसंख्या 4% जल पर निर्भर है, तो निश्चित तौर पे पानी की कमी भारत में होगी। दूसरा है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट थी, 2018 में रिपोर्ट आई थी, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स में कहा गया था कि 2020 में कई सारे सिटी, जो 21 प्रमुख सिटी है जिसमें दिल्ली भी शामिल है, उसका ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा। और हम देख भी रहे हैं आज कि दिल्ली जैसे शहर में पानी की समस्या, ग्राउंड वाटर वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अब देखो, एक डाटा, इस डाटा को अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कभी भी आपको वाटर पॉल्यूशन पे अगर कुछ लिखना हो या वाटर क्राइसिस पे लिखना हो तो इसको कोट कर सकते हैं आप। 1994 में प्रति व्यक्ति पानी जो हमारे देश में था वो 6000 घन मीटर था 1994 में। 2000 में ये हो गया 2300 घन मीटर, और 2025 तक ये 1600 घन मीटर हो जाएगा। आप सोच को देखो, 1994 में हमारे पास 6000 घन मीटर था, और 2025 में 1600 घन मीटर प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध हो जाएगा। निश्चित तौर पे हमारे लिए पानी की समस्या है, और इसी समस्या को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत किया था, राइट। इस जल जीवन मिशन में कहा गया कि जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार है, उस ग्रामीण परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी आपके आवास के आसपास 50 मीटर के दायरे में आपको मिल जाएगा, राइट। 55 लीटर पानी 50 मीटर के दायरे में आपको मिल जाएगा, यही कहा गया था नल जल मिशन के तहत। 2021 में 2 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जल जीवन मिशन
मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत किया है और इसे जो है जल शक्ति मंत्रालय के तहत रेगुलेट किया जाता है। और संसद में के पटल पे मंत्री जी का कहना है कि मार्च 2022 तक, अगले साल मार्च तक, यानी आगामी 3 महीना के अंदर हम 54% घरों में नल से जल पहुंचाने का काम फिक्स कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। देखो, जब भी इस तरह का कोई चर्चा हो तो उसके बैकग्राउंड में जरूर जाकर देखना चाहिए कि आखिर नल से जल का क्या मतलब है। नल से जल का मतलब है कि नल से माध्यम से हम जल पहुंचाएंगे और ये काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना या भारत की वर्तमान की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक परियोजना यह भी है। देखो, मुझे आपके साथ डिस्कस करना आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ये जो है परिसीमन आयोग, बेसिक आइडिया आपको जरूर होना चाहिए परिसीमन आयोग के बारे में। डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है इसे, डिलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था। रिमूव नहीं किया गया लेकिन उसको निष्क्रिय कर दिया गया और उसी के तहत जो है यहाँ पे दो अलग अलग, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो केंद्र शासित प्रदेश बने। जहाँ आपको पता है कि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होगा, उसी तरह से मुख्यमंत्री होगा जिस तरह से दिल्ली में है, जिस तरह से पुदुचेरी में है। तो ऐसे कंडीशन में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। अब देखो, परिसीमन आयोग का गठन जो है बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन भी इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। आर्टिकल 82, भारत के संविधान के आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसके गठन किया जाता है। आयोग के आदेशों को, सबसे इंपॉर्टेंट, आयोग का जो आदेश होगा, परिसीमन आयोग का जो भी आदेश होगा, उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। राइट, परिसीमन आयोग के डिसीजन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। लोकसभा अथवा विधानसभा को परिसीमन आयोग के आदेशों में किसी प्रकार की भी संशोधन करने की अनुमति नहीं है। ना तो लोकसभा कोई संशोधन कर सकता है परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में, ना विधानसभा कर सकता है, और ना ही किसी न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इसी पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन पूछा है। अभी तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति किया गया है। 1952 में सबसे पहली बार किया गया है, 2002 में सबसे आखिरी बार किया गया है, और 1963 में भी किया गया है, और 1973 में भी किया गया। देखो, कायदे से नियम हमारे यहाँ यह है कि प्रत्येक बार जो जनगणना होगा उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति किया जाए, परिसीमन आयोग की नियुक्ति किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, आप पूछोगे तब जम्मू कश्मीर में कैसे नियुक्ति किया गया? तो देखो, ये जो मैं 4 बार डिस्कस किया हूँ, ये चारों बार देश के लेवल पे किया गया था, पूरे देश भर के लिए किया गया। और जम्मू कश्मीर में चूंकि मान लो जम्मू कश्मीर में एक नया राज्य की स्थापना हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग से, पर्टिकुलरली सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए इस परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। राइट, तो बेसिक पॉइंट याद रख लेना, परिसीमन आयोग के डिसीजन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। परिसीमन आयोग के डिसीजन को कोई भी लोकसभा, विधानसभा, संसद कोई भी चेंज नहीं कर सकता। देखो, इस न्यूज़ पे नज़र होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आज होने वाला है, निश्चित तौर पे एक अच्छा सकारात्मक कदम है। अगर आप महिला सशक्तिकरण पे लिख रहे हैं, मान लो आपको लिखना ही है, आपके जीएस पेपर 1 में ये उपयोगी है, जीएस पेपर 2 में उपयोगी है, एथिक्स में आपको काम देगा, एसए में आपको काम देगा, तो ऐसे कंडीशन में इस न्यूज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि आज इस सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा, इस सम्मेलन में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। और अभी चर्चा ये है कि 1230 करोड़ रुपया जो है उपहार में दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस न्यूज़ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो, ये इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। बस मुझे एक
एक ही पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है और ये करना है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा आपको उतना इंसेंटिव मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना का जस्ट एक उद्देश्य है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ना है। कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार का टारगेट है कि 17% जो GDP में योगदान रखता है उसको बढ़ा करके 25% करना। तो इसलिए PLI योजना की भी ज़रूरत है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की भी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें विनिर्माण सेक्टर में आगे बढ़ना है। आज़ादी के बाद अगर आप देखोगे ड्रास्टिक चेंज हुआ है आपको कृषि सेक्टर में और ड्रास्टिक चेंज हुआ है सेवा सेक्टर में। सेवा सेक्टर में ड्रास्टिक ग्रोथ हुआ है और कृषि सेक्टर में ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। GDP की मैं बात कर रहा हूँ, GDP में सेवा सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुआ है और कृषि सेक्टर में काफ़ी कमी आई है। लेकिन जब आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग कांस्टेंट रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं रहा और बहुत ज़्यादा कमी भी नहीं रहा। तो अब समय आ गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो। इसके लिए भी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की शुरुआत की थी। वर्तमान में शायद आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 13 उत्पाद को PLI योजना के तहत इंसेंटिव दिया जाता है। देखो ये इसका कुछ डाटा यहाँ पे आप लोग लिख लेना, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ये एडिटोरियल। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बन रहा है जो तंबाकू पे प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है, राइट। अब यहाँ पे डाटा दिया हुआ धूम्रपान को लेकर के, तंबाकू को लेकर के। भारत में हर साल 10.5 लाख लोगों की मौत तंबाकू या धूम्रपान से होती है। 90% फेफड़े का कैंसर, 50% ब्रोंकाइटिस एवं 25% घातक हृदय रोग जो है धूम्रपान के कारण होता है, यानी स्मोकिंग के कारण होता है। बस 4 पॉइंट मुझे डिस्कस करना है इस न्यूज़ में, इस एडिटोरियल में। 1 नेशन 1 एडुकेशन, एक देश एक शिक्षा, एक देश एक पाठ्यक्रम। अब देखो संसद की अस्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि पूरे देश में एक देश एक पाठ्यक्रम होनी चाहिए। इसमें इससे क्या होगा कि देश की एकरूपता आएगी और मानक तय होगा। अब क्या होगा इसके 3-4 लाभ जो बताया गया इस एडिटोरियल में पढ़ना आप। इससे क्या होगा कि बच्चों में बौद्धिक असमानता कम होगी। अब बौद्धिक असमानता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि देश में कई सारे, जैसे CBSE है, ठीक है, कुछ लोग CBSE से पढ़े होंगे, कुछ लोग ICSE से पढ़े होंगे, कुछ लोग बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे, कुछ लोग यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, कुछ लोग कर्नाटका से बोर्ड से पढ़े होंगे। तो हर का सिलेबस अलग अलग है। CBSE बोर्ड का अलग है, ICSE का अलग है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, कर्नाटका बोर्ड का अलग है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों में बौद्धिक असमानता काफ़ी व्याप्त होती है, राइट। हो सकता है CBSE के सिलेबस में मैथ अच्छा से दिया हो, जैसे बिहार बोर्ड के सिलेबस में मैथ पहले काफ़ी अच्छा था, तो बिहार बोर्ड का लड़का CBSE से मैथ में काफ़ी अच्छा टक्कर ले लेता था। इनफैक्ट CBSE वाले लड़के से अच्छा रहता था मैथ में बिहार बोर्ड का लड़का। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि सिलेबस सेम होगा सबका, तो क्या होगा कि सबका बौद्धिक असमानता जो है कम होगा। बौद्धिक समानता सब में अच्छा होगा, कांस्टेंट रहेगा और अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि शिक्षा को राजनीतिक उपकरण बनाने से रोकेगा। आप देखे होंगे कि कहीं जगह सरकार आती है, कभी मान लो कुछ जगह, तो क्या होता है कि टीपू सुल्तान को प्रमोट किया जाता है, कुछ जगह सरकार चली जाती है तो टीपू सुल्तान को फिर डिमीन किया जाता है। तो जो राजनीतिक उपकरण के रूप में राज्य सरकार शिक्षा का दुरुपयोग करती है, उसको रोकना अगर हमें है तो भी हमें 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम या एक देश एक पाठ्यक्रम चाहिए। अच्छा, ऐसे कंडीशन में पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखें। जैसे मान लेते हैं कि बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह है, तो बिहार का बाबू वीर कुंवर सिंह पूरे देश भर का मान लेते हैं बच्चों को पढ़ना है, तो बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में वो नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो ऐसे कंडीशन है, लेकिन बिहार के बच्चों को तो बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में जो क्षेत्रीय विविधता है, वहाँ की जो विविधता, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम नई पाठ्यक्रम लाते हैं। देखो इस एडिटोरियल में मेरे पास कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए था नहीं। बेसिक चीज़ ये है, देखते हैं इसको लेकर के संसदीय समिति ने सुझाव दिया है, सरकार क्या करती है। सरकार के डिसीजन पे ये निर्भर करेगा कि इसको लेकर के क्या क्या हो सकता है।
देश में 85 लाख से अधिक कार्डधारी दो जगह ले रहे हैं राशन। देखो, कार्ड का उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। एक देश एक राशन कार्ड जो सरकार परियोजना लाई थी उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया था कि किस तरह से वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा जाए, किससे, आधार से जोड़ा जाए। उसी तरह से राशन कार्ड को भी आधार से जोड़ा जाएगा, तभी जाकर के हम राशन कार्ड का दुरुपयोग को रोक सकते हैं। एक देश एक राशन सरकार भले ही लाई, यानी आप बिहार के हैं, आप कर्नाटका में रह रहे हैं, वहाँ पर राशन ले सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग बढ़ रहा। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कहा। तो निश्चित तौर पे इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी हमें आधार कार्ड से जोड़ना होगा। किसको? तो राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना होगा। देखो, ओआईसी की मीटिंग हो रही थी, तो ओआईसी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पक्का होना चाहिए। ओआईसी मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुआ था रबात, मोरक्को में। एक सम्मेलन, ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के द्वारा रबात, मोरक्को में इसकी स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। वैसा संगठन जहां पे सरकार और सरकार मिलकर बातचीत करती है उसे अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। इसकी सदस्य की संख्या जो है 57 है। 57 ओआईसी कंट्री हैं, जिसमें 40 मुस्लिम देश हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब का जिद्दा है। पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में से शामिल है। रूस और थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक हैं, जहां मुस्लिम की संख्या अधिक नहीं है। ओआईसी में संयुक्त अरब अमीरात और यूएई और सऊदी अरब प्रमुख देश हैं, और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ओआईसी का आयोजन किया जाता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ओआईसी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे लौटते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपने इसका अटेम्प्ट किया होगा कमेंट सेक्शन में। अब मैं इसका जवाब देता हूं। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वैसा इंडस्ट्रीज है जिसका निवेश 10 करोड़ रुपए से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उसे कहा गया स्मॉल इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब है कि राजकोषीय घाटा को 4.5% लाने का जो टारगेट फिक्स किया गया था, ये टारगेट था 2025-26। जब बजट आप पढ़ोगे तो बजट में दिया गया है कि 2025-26 तक हम राजकोषीय घाटा को 4.5% तक ले आएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।